केस ये है कि अगर टर्शरी कार्बन वहां पे है और आपने HI डाल दिया 1 इक्विवेलेंट, तो इन दैट केस हमें तो ये लगा कि छोटे वाले के साथ क्या जाना चाहिए, आयोडीन, और बड़े वाले के साथ OH होना चाहिए था। लेकिन अब रिवर्स होगा, आप कहोगे अब ये आयोडाइड टर्शरी पे चला जाएगा, क्योंकि रिएक्शन का मैकेनिज्म हो रहा है SN1, और SN1 में स्टेबल कार्बोकेटाइन्स आर फॉर्म्ड, और स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर बनने हैं तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और आयोडाइड तो टर्शरी कार्बोकेटाइन पे चला जाएगा। यानी टर्शरी वाले केस में आपने आयोडीन किस पे भेज दिया, टर्शरी पे। अदरवाइज आप क्या कह रहे थे कि छोटे वाले पे आयोडीन को भेजेंगे। यानी जब हम कह रहे हैं कि स्मॉलर एल्काइल इल फॉर्म आयोडाइड, तो प्राइमरी और सेकेंडरी और स्मॉलर एल्काइल, यहां पे मैकेनिज्म था SN2। सिर्फ जब टर्शरी वहां पे प्रेजेंट होता है तो मैकेनिज्म शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स SN1। तो आपके पास SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आप कहोगे कि फिर तो आपको छोटे वाले के साथ आयोडीन जाता नजर आएगा और बड़े वाले के साथ अल्कोहल। टर्शरी के साथ आपने ये बना लिया आयोडीन विथ टर्शरी एंड अल्कोहल विथ स्मॉलर वन। फॉर एग्जाम्पल अगेन टर्शरी ऑक्सीजन C2H5 प्लस HI1 इक्विवेलेंट, कंप्लीट द रिएक्शन, मैकेनिज्म SN1। If it is OCH3 plus HI 1 equivalent, mechanism SN2। Complete the two reactions। एक में SN1 है और दूसरे में SN2, और आपने सोच के बताना है कि नीचे वाले में मैंने SN2 क्यों लिया। बेंजीन के कार्बोकेटाइन्स स्टेबल नहीं होते, तो फिर आपने ये क्यों लिया, SN2 क्यों लिया, मैकेनिज्म वही तो आपने बताया। जिस कार्बन से बेंजीन की अटैच्ड है वो सेकेंड। अगर SN1 लेते तो क्या बेंजीन का कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है? बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। फिनाइल कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है। ये तो कौन सा एक नो मैम, ऊपर एक बजे जाना एक बार किसने ये भी पीगा। यार तो है नहीं पर क्यों सिखाते हैं। लिख दूंगी ताकि लोग समझ आ रहा है। हाँ जी बेटा, यहाँ पे एक साइड पे टर्शरी है और एक साइड पे इथाइल, और टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होते हैं, इसलिए आप कह सकते हो यहाँ पे आयोडीन और C2H5OH। क्या ऐसे ही सोचा?
कि टर्शरी वाले के साथ आयोडाइड और छोटे वाले के साथ अल्कोहल चला गया। अगर हम इसको देते तो हम ये कहते हैं कि अब ये तो इतना बड़ा सा कम कार्बन है, तो बेंजीन के केस में बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता। दिस केटाइन इज नॉट स्टेबल। जब ये स्टेबल ही नहीं है तो ना ये बनेगा, ना ये कोई अल्कोहल या ईथर आपको टूटता हुआ दिख सकता था। और वैसे भी बेटा रेजोनेंस की हुई है आपने, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो बेंजीन को O से अलग करना इट्स नॉट इजी। तो आप कहोगे यहाँ पे किसी भी हाल में SN1 हो ही नहीं सकता था, होगा तो SN2 ही होगा, तो आपको मिलता फिनोल प्लस CH3I। इसलिए मैंने कहा मैकेनिज्म इज SN2। अगर यहाँ पे बेंजाइल होता, बेंजाइल विद OCH3, तो आप सबको पता है कि ये बेंजाइल केटाइन बनता। बेंजाइल केटाइन तो उस टर्शरी से भी ज्यादा स्टेबल है, और अगर बेंजाइल केटाइन टर्शरी से भी ज्यादा स्टेबल है, दिस इज बेंजाइल केटाइन, और ये टर्शरी से भी ज्यादा स्टेबल है, वेरी वेरी स्टेबल, तो नेचुरल मैकेनिज्म कौन सा लिखूं, SN1 कि SN2? अब मैकेनिज्म हो जाएगा SN1, तो आपको मिलेगा बेंजाइल आयोडाइड प्लस CH3OH। नेक्स्ट में कंप्लीट द रिएक्शन, नेक्स्ट अगेन कंप्लीट द रिएक्शन। अगली दोनों रिएक्शंस कंप्लीट करो। And what do you think about if it is diphenyl ether and HI? What will be the product? चल कर लो, सोच लो पहले, फिर बाद में करते। ये तो खत्म हो गया। 10-15 मिनट तक कम कर देंगे इसको। लेट करेंगे डेट डॉट्स। शुक्र हुआ तो नहीं जब प्रश्न उसको लगेगा ना, एक हफ्ता तो लग जाएगा कम से कम। डेढ़ हफ्ता संडे की क्लास कब से? हाँ जी बेटा, यहाँ पे बनेगा बेंजाइल आयोडाइड प्लस C2H5OH। यहाँ पे क्या बनाया फिर? आयोडोबेंजीन, फिनोल प्लस C2H5I। अच्छा बड़े यहाँ पे मैकेनिज्म हो रहा है SN2 और यहाँ पे चल रहा है SN1। अगर ऐसा होता तो देयर इज नो रिएक्शन, क्योंकि दोनों ही साइड्स पे बेंजीन के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है, तो चांसेस ही नहीं है कोई रिएक्शन होता। तो अल्टीमेटली आंसर इज नो रिएक्शन। ठीक है जी, तो दिस इज अबाउट योर रिएक्शन विद HI। वी आर फिनिश्ड विद वन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब एक कुछ सेंटेंसेस लिख लो, छोटा सा पैराग्राफ लिखो और फिर आगे बढ़े। रिएक्शन विद HI ऑफ ईथर्स। Reaction of HI with ethers is very important and forms the basis of Ziesel's method. This reaction forms the basis of Ziesel's
मेथड। जब हम कह रहे हैं दिस इज फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ जीजल्स मेथड, तो जीजल्स मेथड क्या है? आप कह रहे हो हमारे पास है ईथर, अगर हम इसमें HI डाल दें और हीट कर दें तो हमें मिलेगा ROH प्लस RI। फिर ये ROH दोबारा से HI के साथ रिएक्ट कर सकते हैं टू गिव अस RI। चाहे कोई भी आयोडाइड आपके पास बन जाए, ये जो एल्काइल आयोडाइड्स होंगे इनको अगर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवा दिया जाए तो ये मिलेगा R एल्काइल नाइट्रेट प्लस AgI। आप अगर ऐसे भी सोचो AgNO2 डाल दें तो ये नाइट्रोमीथेन या अल्केन बन जाएगा प्लस AgI। AgI जो है वो येलो प्रेसिपिटेट्स है। ये येलो प्रेसिपिटेट इनको वे कर लिया जाए W ग्राम्स या जितना भी वेट आपके पास आएगा, और उस वेट की कैलकुलेशन से हम आगे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास ईथर जो है वो कैसे प्रेजेंट था। ठीक है, तो आप ये पहले रिएक्शंस नोट करो। अगर हम जो ये इसमें अगर हम एक्सेस में करते हैं एक्सेस नहीं है, नहीं बेंजीन वाले में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें। और फिर ये भी नहीं, फिर कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि फिनोल को हटा पाना मुश्किल है ना, डबल बॉन्ड सेक्टर को मतलब ये चाहे वो बेंजाइल वाले को फर्क पड़ जाएगा। बेंजाइल तो भले आयोडीन C2H5 वाले बन जाए, वो बन जाएगा, इसमें ऐसे ही रहेगा। यू कैन ऐड नाइट्राइट और नाइट्रेट। नेचुरल अगर नाइट्राइट लोगे तो NO2 बन जाएगा और नाइट्राइट लोगे तो नाइट्रेट्स। AgI येलो प्रेसिपिटेट्स हैं, वेट ऑफ दोज येलो प्रेसिपिटेट्स कैन बी टेकन। राइट, लिख लिया? From the weight of AgI formed, from weight of AgI formed, number of alkoxy groups, number of alkoxy groups present in ether, present in ether can be determined। जैसे ऐसे मान के चलो, मान लो ये मेरे पास एक कार्बन चेन है और इस पे OCH3 लगा हुआ है, अगेन OCH3। तो आप इसमें जब HI डालोगे तो आपके पास आयोडाइड्स बन जाएंगे, CH3I, CH3I, 2 molecules of CH3I is formed, और इसके ऊपर भी आयोडाइड और आयोडाइड लग जाएगा। उस वेट के बेसिस पे जब हमें नाइट्राइट मिलेंगे तो हम कहेंगे अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 पहाड़। तो आपके पास यहाँ पे भी आयोडाइड लग गया एक्सेस में और यहाँ पे भी आयोडाइड। फिर जब आपके पास सिल्वर नाइट्रेट ऐड करोगे तो नेचुरल है सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे भी आपको AgI 2 बार, AgI AgI 4 AgI देगा। तो जब 4 AgI का वेट आप निकालोगे तो आप कहोगे ये 4 AgI मीन्स उस वेट से 4 आयोडाइड्स अटैच हुए। 4 आयोडाइड्स का मतलब वहां पे 2 इथीरियल कार्बन थे, ईथर वाले कार्बन, यानी CH3O ईथर लिंकेज थे। तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो कि 4 आयोडाइड्स, दैट मीन्स 2 ईथर्स आर प्रेजेंट। अगर यहाँ पे 2 आयोडाइड्स होते तो 1 ईथर प्रेजेंट होता। तो
तो आप इन दिस वे कैलकुलेशंस में कैलकुलेट कर सकते थे, यानी किसी कंपाउंड में कितने ईथर प्रेजेंट हैं, कितने मिथॉक्सी, कितने इथॉक्सी, ये सब कैसे प्रेजेंट हैं, इस सब को टेस्ट करने के लिए जीजल्स मेथड है. और व्हाट इज द बेसिक बिहाइंड जीजल्स मेथड? इट इज रिएक्शन विद HI. That's all about your reaction with HI we are finished with. Next is action of PCl5. Reaction with PCl5. CD क्या है? Reaction with PCl5 is beta again ROR plus PCl5. We get RCl twice plus POCl3. और ये मेथड इसलिए याद रखना, जैसे आप अल्कोहल में PCl5 डालो तो क्या बनता है? RCl. यहाँ पे आपने ईथर में PCl5 डाला तो भी क्या बना? RCl. यानी आपको अल्कोहल से RCl तो समझ आता है, याद भी रहता है, लेकिन हो सकता है किसी ऑब्जेक्टिव में आपको ईथर में PCl5 डाल दें और आप सोचें कि क्या बनेगा. तो इन दैट केस ऑल्सो इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल C2H5O C2H5 प्लस PCl5 कंप्लीट द रिएक्शन. में ठंड हो गई है प्रॉपर. यहाँ पे समाना में भी ठंडी नहीं होती. Is dehydration of ethers. Next is dehydration of ether. Dehydration of ethers. For example, C2H5O C2H5, and we have added Al2O3 at 623 Kelvin. यानी आपने बहुत ज़्यादा हीट कर दिया उसे with alumina, तो we get formation of 2 molecules of ethene plus water. एक H इस इथाइल से, एक H इस इथाइल से, और ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, तो HHO and we get ethene plus water. So we get formation of alkenes. 2 times ethene. So alkenes can be prepared by using this reaction. That's all about your properties of ethers, chemical properties of ethers we are finished with. अब आप जरा होमवर्क चेक करा लो मुझे. किया है ना सबने होमवर्क? रेजोनेंस ऑफ एनिसोल एंड फिनिटोल. हाँ बेटा, रेजोनेंस ऑफ मिथॉक्सी बेंजीन, दैट इज कॉल्ड एनिसोल. इस रेजोनेंस में आपके पास बॉन्ड इज शिफ्टेड and we get negative charge on benzene ring with double bond OCH3. This negative charge is moved further and so on. तो आपके पास negative charge is going at ortho and para position. Again this negative charge is moved to ortho position
and last structure is reversing the bond direction, we get same anisole. चेक कर लिया सबने होमवर्क? हाँ, जिन्होंने नहीं किया था वो भी करेंगे, मुझे पता ही है. This resonance is indicating that OCH3 group, methoxy group जो है, it is having plus R positive resonance, negative inductive minus I effect, ring activating यानी overall फिर भी ये क्या आ रहा है? Ring activating. That means R is dominating over I, plus R is dominating over minus I. Ortho-para directing by nature, ortho-para directing for electrophiles. So ortho-para directing for electrophiles, methoxybenzene. हाँ जी बेटा. एक्टिवेटिंग का मतलब जब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता हुआ नजर आ रहा है ना, जब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और नेगेटिव इंडक्टिव से भी रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब देने वाला इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है और छीनने वाला जो है वो कम डोमिनेटिंग है. तो ओवरऑल बेंजीन विल बिकम इलेक्ट्रॉन रिच. जब बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा तो इट इज एक्टिवेटिंग. सिमिलरली फिनिटोल में भी सेम आंसर, सेम टाइप.